मैं दिनेश प्रसाद, सीनियर एसओ, ट्रैफिक अकाउंट्स बुक्स। और आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रैफिक अकाउंट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में। इस चर्चा के दौरान सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि अपने अकाउंट्स ऑफिस में यानी ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में जो भी रिटर्न्स आते हैं कुरियर के द्वारा उनकी जांच की जाती है और इस जांच के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम के तहत हम लोग जांच करते हैं। किसी भी अर्निंग से रिलेटेड वाउचर को जांच करते समय इस नियम को हम लोग फॉलो करेंगे। ये मुख्यतः 4 तरह के सिद्धांत हैं जिनको आधार मान करके हम लोग चेकिंग करते हैं। इसमें पहला सिद्धांत यह है कि किसी भी पार्टी को यदि हम लोग कोई सर्विस देते हैं, सर्विस कहने का मतलब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है, ट्रांसपोर्ट को सेल करती है एक सेवा के तौर पर, और इस सेवा के बदले में जो भी पैसे रकम मनी हम लोग वसूल करते हैं वो सही और उचित तौर पे वसूल किया जाता है। इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। जो भी रकम वसूल किया जाता है वो सही और उचित इसलिए कि 2 वर्ड मिलेगा आपको, एक मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा ये कहेंगे कि किसी भी सर्विस के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, एक्चुअली कहा जाए तो भारत सरकार के तरफ से जो भी आदेश जारी किया जाता है वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे ही किया जाता है। एक मैक्सिमम लिमिट बनाया गया है कि हम इस सर्विस के लिए, इस दूरी के लिए इतना ही किराया या भाड़ा वसूल करेंगे, उसको मैक्सिमा कह लेंगे। और मिनिमा भी है, ताकि मिनिमम कितना से कितना होना चाहिए ये प्री डिसाइडेड होता है। इसके आधार पर ही हम लोग उचित रकम को वसूल करते हैं। पहला सिद्धांत हुआ अर्निंग के जांच के लिए। दूसरा सिद्धांत यह है कि जो भी रेल सेवक उस रकम को प्राप्त करता है रेलवे की तरफ से, उसका सही अकाउंटल करता है, लेखा जोखा सही रखता है। पहला है कि हम सही रकम वसूल करेंगे। दूसरा है कि वसूल करने वाला रेल सेवक या कर्मचारी उसका सही लेखा करता है। ये 2 सिद्धांत हो गए। तीसरा सिद्धांत ये है कि यदि किसी सर्विस के लिए 2 या 2 से अधिक रेल मिल करके सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस आमदनी का बंटवारा हम लोग इस तरह से करते हैं कि किसी भी रेल को किसी तरह का नुकसान ना हो। इसका बेस पॉइंट है दूरी, चली गई दूरी के अनुपात में आय का बंटवारा करते हैं। यानी जो भी पैसा पार्टी से वसूल किया जाता है सेवा के बदले में, वो सही वसूल किया जाता है, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कि जो रेल सेवक वसूल करता है उसका सही लेखा करता है, अकाउंटल करता है, ताकि इन फ्यूचर हम लोग उसकी जांच कर सकें। दूसरे जो जांच के लिए जिम्मेवार संस्थान हैं, विभाग हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फिर ऑडिट डिपार्टमेंट, ये उसका अकाउंटल यदि सही रहेगा तो उसकी जांच की जा सकती है। इसलिए सही अकाउंटल जरूरी है। तीसरा है कि 2 या 2 से अधिक रेलें यदि सेवा दे रही हैं तो उनके बीच में सही बंटवारा किया जा रहा है आय का। और चौथा सिद्धांत है कि मैक्सिमा और मिनिमा का ध्यान रखा जाता है।
यानी अर्निंग आय के जांच के लिए 4 सिद्धांत हो गए। पहला सिद्धांत है कि जो सेवा रेलवे प्रदान कर रही है उस सेवा के बदले में सही सही रकम वसूल किया जा रहा है। दूसरा है कि जो कर्मचारी उस रकम को वसूल करता है उसका सही सही अकाउंटिंग करता है। तीसरा है कि यदि 2 या 2 से अधिक रेलें उसमें सहभागी हैं उस सेवा में, सेवा प्रदान करने में, तो उनके बीच में सही सही आय का बंटवारा किया जाता है। और चौथा है कि मैक्सिमा और मिनिमा का हम लोग ध्यान रखते हैं। ये 4 सिद्धांत हैं आय की जांच के लिए। शॉर्ट नोट्स के तौर पर पूछा जा सकता है या हो सकता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। टेक्निकल जो वर्ड है उस पर विशेष ध्यान देंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक शॉर्ट नोट्स या एक हेडिंग कह लीजिए ये हो गया। दूसरा है कि इस जांच के दौरान हम लोग विशेष करके रिटर्न्स और बैलेंस शीट की जांच करते हैं। इस जांच के परिणाम को हम लोग स्टेशन को सूचित करते हैं। यहाँ ये वर्ड आएगा एडवाइस ऑफ इंटरनल चेक। पूछा जा सकता है कि एडवाइस ऑफ इंटरनल चेक क्या है। पहला जो हमने बताया वो इंटरनल चेक था, आय की जांच थी। दूसरा है एडवाइस ऑफ इंटरनल चेक। जब बैलेंस शीट की जांच पूरी हो जाती है तो संबंधित स्टेशन को उसके बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस के बारे में सूचना देने के लिए, साथ में यह बताने के लिए कि ये बैलेंस शीट की जांच हो चुकी है, इसका अकाउंटिंग किया जा चुका है, ये सूचित करने के लिए ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस एक एडवाइस देता है जिसको एडवाइस ऑफ इंटरनल चेक है। यानी एडवाइस ऑफ इंटरनल चेक बैलेंस शीट की जांच पूरी हो जाने के बाद में स्टेशन को सूचित करने के लिए बनाया जाता है और भेजा जाता है। इसमें यदि कोई कमी रह जाती है, कैश ऑफिस का डिसअलावेंस है या कोई एरर शीट है, कम पैसा वसूल किया गया है, ये सारे विवरण इसके अंदर दिए जाते हैं। और यह कोचिंग और गुड्स दोनों के लिए अलग अलग इशू किया जाता है। नेचुरल या कहिए क्लियर है कि ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में 2 सेक्शन काम करते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड। कोचिंग बैलेंस शीट सेक्शन, दूसरा गुड्स बैलेंस शीट सेक्शन। ये अलग अलग पैरेलल काम करते हैं। कोचिंग से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, बैलेंस शीट में जो भी एंट्री आएगी, उनके लिए कोचिंग बैलेंस शीट सेक्शन डील करेगा और उसका एडवाइस ऑफ इंटरनल चेक कोचिंग बैलेंस शीट सेक्शन इशू करेगा। गुड्स बैलेंस शीट से रिलेटेड यदि होगा तो गुड्स बैलेंस शीट सेक्शन एडवाइस ऑफ इंटरनल चेक इशू करेगा। एक और शॉर्ट नोट्स है, अकाउंट टू एडजस्ट। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, पहले आजकल का तो पेपर खैर नहीं देखे हैं अभी इधर का, लेकिन पहले पूछा जाता था या बातचीत के क्रम में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। अकाउंट टू एडजस्ट ये क्या है? तो बैलेंस शीट में यदि कोई ऐसा स्पेशल डेबिट या स्पेशल क्रेडिट का आइटम यदि इस तरह का है जिसके बारे में ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है, संबंधित वाउचर नहीं अटैच किए हुए रहते हैं, इन सब कारणों से अंतिम जांच जब तक उसकी बैलेंस शीट की नहीं हो जाती है, यानी एडवाइस ऑफ इंटरनल चेक तब तक हम इशू नहीं करेंगे जब तक इसका डिटेल हमें मिल ना जाए। और इसकी सूचना जो हम देते हैं या इस एंट्रीज को हम अलग से नोट करके रख लेते हैं,
और इसको हम लोग कहेंगे अकाउंट टू एडजस्ट, यानी इन फ्यूचर इनको हम क्लियर करेंगे। संदेहात्मक आइटम्स होते हैं, विशेष करके इसमें दो तरह के आइटम हैं। एक स्पेशल डेबिट या क्रेडिट की ऐसे मद जो ओवर चार्जशीट या रिफंड लिस्ट के आधार पर जिसको निपटाया जाना है। ये जब तक स्टेशन को सर्टिफाई करके नहीं मिलेगा तब तक वो क्लियर भी नहीं कर पाएगा, और पूरा डिटेल यदि नहीं देता है तो ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में उसकी जांच भी पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरा है स्पेशल डेबिट क्रेडिट की वे मदें जिन्हें अपेक्षित विवरण प्राप्त होने पर निपटाया जाना है। ये दो तरह के ही आइटम होते हैं अकाउंट टू एडजस्ट। तीसरा आइटम है बैलेंस शीट से रिलेटेड। एक तो आप लोग जानते हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, स्टेशन बैलेंस शीट, दूसरा अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट। एक तीसरे बैलेंस शीट की हम बात करेंगे, और तीसरा बैलेंस शीट है अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट। अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट के बारे में ऐसा बताएंगे कि यदि महीने का अकाउंट क्लोज होने के पहले, जनरली अभी इन प्रैक्टिकल 8 तारीख को महीने का अकाउंट क्लोज हो जाता है, अगले महीने के नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ के 8 तारीख को अकाउंट क्लोज हो जाता है। दोनों ही अकाउंट, अर्निंग का अकाउंट या एक्सपेंडिचर का अकाउंट, यानी एक्सपेंडिचर के अकाउंट के ही एक पार्ट के तौर पर अर्निंग का अकाउंट होता है। ये दोनों मिल करके अकाउंट करेक्ट बनते हैं, और इसका क्लोजिंग डेट एट प्रेजेंट 8 तारीख है नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। ये बोर्ड का ड्यू डेट है, लेकिन जोनल ऑफिस में, जोनल हेडक्वार्टर में जनरली इसको 6 तारीख को क्लोज कर दिया जाता है। ई रिकॉन का शेड्यूल 5 तारीख को, अभी तो 4 तारीख, पिछला 2 महीना से 4 तारीख हो गया है, लेकिन जनरली 5 तारीख होता है। 6 तारीख को अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद में FAR बनाया जाता है। FR कहने का मतलब फाइनेंशियल रिव्यू। फाइनेंशियल रिव्यू में अर्निंग और एक्सपेंडिचर दोनों के ही आइटम होते हैं। FNCO को, GM को ये पुटअप किया जाता है ताकि अकाउंट भेजने के पहले उन्हें ये सूचना मिल जाए कि हमारी इस बीते हुए महीने की आमदनी क्या रही और खर्चा क्या रहा। फाइनेंशियल रिव्यू आपको बजट में, बुक्स बजट में पढ़ने को मिलेगा। फाइनेंशियल रिव्यू का एक पोर्शन, एक पार्ट अर्निंग का भी होता है, और उसके बेस पर ही हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये आपको बुक्स बजट में पढ़ने को मिलेगा। खैर, अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट की हम बात कर रहे थे, तो यदि अकाउंट क्लोज होने के डेट के पहले किसी स्टेशन से बैलेंस शीट अकाउंट्स ऑफिस में नहीं मिलता है, तो हम लोग पिछले महीने का जो बैलेंस शीट मिला हुआ है उसके क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस के तौर पर ले करके, और जो भी वाउचर्स या रिटर्न्स हमें मिले हैं उनके आधार पर अकाउंट्स ऑफिस में एक बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसका ओपनिंग बैलेंस पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस होगा। वाउचर्स के आधार पर डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग करेंगे, फिर डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। नॉर्मली होता ये है कि लगभग मिलता जुलता अमाउंट, पिछले महीना से मिलता जुलता अमाउंट के बराबर होता है, कम अधिक भी हो सकता है। यानी ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में यदि बैलेंस शीट नहीं मिला तो हम उसके लिए अकाउंट कंपाइलेशन को रोक करके नहीं रखेंगे, अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट बनाएंगे। बनाने का जरिया यही होगा कि पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस के तौर पर ले लेंगे। जो भी रिकॉर्ड या वाउचर
हमारे ऑफिस में ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में पाया मिल गया है, उनके आधार पर डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग कर लेंगे, दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर शो करके और बैलेंस शीट तैयार कर देंगे, और इस बैलेंस शीट का अकाउंट हम अकाउंट कंपाइलेशन में कर लेंगे। इसमें एक टेक्निकल वर्ड मिलेगा, लिस्ट ऑफ एरर्स। पूछा जा सकता है कि लिस्ट ऑफ एरर्स क्या है। जो वाउचर कमी बेसी रह जाती है, यानी अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट बनाने में जो वाउचर्स नहीं मिल पाए, या जितने पिछला जब बैलेंस शीट पिछले महीने का फिर हमें मिलेगा, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके और फिर उसके आधार पर भी एक बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन लिस्ट ऑफ एरर्स की बात हम कर रहे थे कि जो क्लोजिंग बैलेंस हम निकालेंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस, अप्रोक्सीमेट बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस, पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे, वाउचर्स जो मिले उससे डेबिट क्रेडिट की पोस्टिंग करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे उसी का दूसरा नाम कह लीजिए कि लिस्ट ऑफ एरर्स। लिस्ट ऑफ एरर्स इसलिए कह रहे हैं, इसका सुधार करना है, ये फाइनल नहीं है। अब अगले आइटम पर चलते हैं हम लोग। एक और बैलेंस शीट है एडजस्टमेंट बैलेंस शीट। यदि ट्रैफिक बुक की पोस्टिंग अब तो खैर कंप्यूटर पर हो रही है, लेकिन पुराना यदि आप फॉर्मेट देखेंगे उसमें भौगोलिक तौर पर स्टेशन के नाम लिखे होते थे हर रेलवे के, और उनका एक बैलेंस शीट की पोस्टिंग उसमें की जाती थी। खैर अब ये सारी बातें काफ़ी पुरानी हो गई हैं, लेकिन चूंकि परीक्षा में प्रैक्टिकल बातों से हट करके जो किताब में बातें लिखी गई हैं उसी को आपको लिखना है, उसी पर मार्क्स मिलेगा। प्रैक्टिकल आप कुछ भी लिखेंगे, यदि वो किताब से वेरी कर जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट की हम बात कर रहे थे कि ये सप्लीमेंट्री ट्रैफिक बुक है। ट्रैफिक बुक बन जाने के बाद में इसको सप्लीमेंट्री ट्रैफिक बुक कहेंगे, और इसमें जो भी बैलेंस शीट के पोस्टिंग में यदि कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो गई, तो काट पीट नहीं करते हैं, उसके डिफरेंस को अलग नोट कर लेते हैं, और काट पीट नहीं हो उससे बचने के लिए डिफरेंस को अलग नोट कर लेंगे, और उस नोट किए हुए जितने भी आइटम होंगे उनका टोटल लगा करके और ट्रैफिक बुक में अलग से इसकी पोस्टिंग कर देंगे। और ये सारे प्रक्रिया को, सारे आइटम्स को हम लोग एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के नाम से जानेंगे। बाकी इसके आगे अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट पिछले सेशन में हम बता चुके थे, एडमिटेड डेबिट और ऑब्जेक्टेड डेबिट बता चुके थे, बैलेंस शीट ट्रांसफर, बुक ट्रांसफर, ये सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। बैलेंस शीट ट्रांसफर, बुक ट्रांसफर, ये सब आप लोग देख लेंगे, पहले बताया जा चुका है। एक आइटम उस दिन चर्चा करते समय पिछले सेशन में सिंट, हमने बताया था कि सिंट एंड सिंट में डिफरेंस पूछा जाता है, CINT और SINT। SINT सिंट के बारे में आप लोग स्टोर्स अकाउंट में पढ़ेंगे, लेकिन ट्रैफिक अकाउंट्स में CINT के बारे में बताएंगे, यानी कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट की उत्पत्ति कैसे होती है? जनरली कैशियर का कैश बुक अगले महीने के 3 तारीख तक ओपन रखा जाता है। पहले 5 तारीख तक हुआ करता था, धीरे धीरे बोर्ड टारगेट घटाते गया है, अभी 3 तारीख तक कैशियर का कैश बुक खुला रहता है। पहले के समय में कैश रेमिटेंस से संबंधित जो प्रोसेस था,
उसमें एक वर्ड आता था सफरी तिजोरी, अब ऑब्सोल्यूट हो गया है। चर्चा वैसे मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी सफरी तिजोरी के बारे में थोड़ा सा बता दें। पहले दूर दराज के स्टेशन पर जो भी कैश कलेक्ट होता था उसको चमड़े के एक थैले में बांध करके स्टेशन पर रखा जाता था। कैश कलेक्ट करने वाली ट्रेन जब उस स्टेशन से गुजरती थी, उस ट्रेन के अंदर गार्ड के पास में एक बड़ा सा तिजोरी रखा हुआ रहता था। उस तिजोरी में उस चमड़े के बैग को रख दिया जाता था सील करके, और उसको खोला जाता था कैश ऑफिस में। कैश ऑफिस में स्रॉफिंग की जाती थी, यानी गिनती की जाती थी। कैश विटनेस होता था। यदि आप लोग पुराना किताब कंसल्ट करेंगे, या हो सकता है नई किताब में भी हो, ये जस्ट जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। तो फिर वहाँ गिनती होने के बाद में कैश विटनेस का विटनेस लेकर के और कैश रेमिटेंस नोट जो 3 प्रतियों में बनता था, एक स्टेशन को चला जाता था। यदि उस पर कैश ऑफिस डिसअलाउंस होता था उसको भी दर्ज किया जाता था। दूसरा कैश चेक शीट के थ्रू यहाँ ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में आ जाता था। यह पुराना सिस्टम था। स्टेशन मास्टर जो कैश जमा करता है, अब तो बैंक में फैसिलिटी दे दी गई है। बड़े बड़े स्टेशन को डायरेक्ट बैंक में ही पैसा जमा करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ, हालांकि बहुत ही कम, ऐसा स्रॉफिंग वाला काम रह गया है जो कैश ऑफिस में कैश आने के बाद में उसकी गिनती की जाती है, स्रॉफिंग की जाती है। स्टेशन मास्टर जिस महीने में और जिस दिन कैश हैंड ओवर कर देता है या बैंक में जमा कर देता है, सेम डे अपने बैलेंस शीट में उसका क्रेडिट ले लेता है। लेकिन कई बार होता यह है कि चेक क्लियर नहीं हुआ, अकाउंटल नहीं हुआ, स्रॉफिंग नहीं हुआ, कोई भी कारण हो सकता है, उसका क्रेडिट अकाउंट्स ऑफिस के द्वारा स्टेशन के विरुद्ध नहीं लिया गया। इन दोनों पीरियड के बीच में, यानी 3 तारीख तक जब तक कैश बुक खुला हुआ है, उस अर्निंग को नहीं शामिल किया गया। चूंकि स्टेशन मास्टर ऑलरेडी बैलेंस शीट में क्रेडिट लिए हुए है, लेकिन उसका अकाउंटल कैश ऑफिस में नहीं हो पाया है, इसमें कुछ रकम का डिफरेंस रह जाता है। इस डिफरेंस को ही हम लोग कैश इन ट्रांजिट, मार्गस्थ रोकड़ कहेंगे। ये हर महीना नया एराइज होता है और पिछला वाला क्लियर हो जाता है। मुश्किल से 2-3 लाइन लिखना है इसमें। स्टेशन मास्टर जिस महीने में जिस तारीख को कैश जमा करता है, सेम डे उसका क्रेडिट बैलेंस शीट में ले लेता है। लेकिन स्टेशन मास्टर यह नहीं देखता है कि उस महीने में कैश ऑफिस पहुंचा या अगले महीने में पहुंचा। तो जो उस महीने में 3 तारीख तक पहुंच गया, शुरू के 3 तारीख तक पहुंच गया, उसका अकाउंटल तो हो जाता है कैश ऑफिस में। लेकिन 3 तारीख के बाद जो पहुंचा या स्रॉफिंग हुई, उसका अकाउंटल नहीं हो पाता है। इस बीच के पीरियड का जो रकम रहता है उसको हम लोग कैश इन ट्रांजिट कहेंगे। ये हर महीना नया एराइज होता है और पिछला क्लियर हो जाता है। मार्च महीने में चूंकि एक्स्ट्रा समय दिया जाता है अकाउंट क्लोज करने के लिए, इसलिए जनरली साल के लास्ट में ये नील हो जाता है। वैसे प्रैक्टिकली कैश इन ट्रांजिट अभी एट प्रेजेंट बहुत ही कम हो गया है। पहले करोड़ों में हुआ करता था, अब लाख या हजार में। तो एक तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था होने लगेगी, या बैंक में ज़्यादातर स्टेशन जब बैंक में पैसे जमा करने लगेंगे, तो ये कैश इन ट्रांजिट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
अभी एट प्रेजेंट 1000 या लाख में ये चल रहा है। अगला आइटम है एक्सेप्टेड आर्टिकल्स। बड़ा छोटा सा है, लेकिन जनरली दो चीज में डिफरेंस पूछ दिया जाता है, एक्सेप्टेड आर्टिकल्स और ऑफेंसिव गुड्स। एक्सेप्टेड आर्टिकल से संबंध, एक्सेप्टेड आर्टिकल ऐसे आइटम्स को कहेंगे जिसका जिक्र IRCA के टैरिफ में किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनका जिक्र किया गया है एक्सेप्टेड आर्टिकल के तौर पर? तो सोना चांदी से बनी हुई चीज हो, हीरा जवाहरात मोती, यानी काफी महंगी चीजें जो हैं इनका अलग से IRCA टैरिफ में जिक्र किया गया है और इनको हम लोग एक्सेप्टेड आर्टिकल्स कहते हैं। इसके संबंध में विशेष जानकारी के लिए बताएं कि ऐसे आइटम्स के खो जाने या चोरी हो जाने के बदले में रेलवे तब तक जिम्मेवार नहीं होती है जब तक कि कंसाइनर उस आर्टिकल या आइटम का मूल्य का खुलासा न करे। उसको बताना पड़ेगा कि इतने मूल्य का हमारा आइटम है, और जैसे ही वो मूल्य बताएगा तो उस पर अलग से एक चार्ज लिया जाएगा, बीमा के तौर पर मान लीजिए, इंश्योरेंस के तौर पर। और यदि उस रकम की भरपाई, एक्स्ट्रा चार्ज की भरपाई कंसाइनर करता है तो रेलवे उस सामान के चोरी, क्षतिग्रस्त या खो जाने के लिए जवाबदेह है, और जितना रकम की घोषणा की गई होगी उतना रकम की भरपाई रेलवे को करना पड़ेगा। एक्सेप्टेड आर्टिकल्स के बारे में ये अलग से आप नोट कर लेंगे। सोना चांदी, हीरा जवाहरात, मोती वगैरह जो हैं इनको एक्सेप्टेड आर्टिकल्स कहेंगे। इनका मूल्य का घोषणा करना पड़ता है, उस पर अलग से चार्ज देना पड़ता है बीमा के तौर पर। यदि चार्ज नहीं पे किया जाता है तो उस सामान के खो जाने, चोरी हो जाने के लिए रेलवे जवाबदेह नहीं साबित की जा सकती है। अब ऑफेंसिव गुड्स पर हम लोग आएंगे। रेलवे बहुत चीज ढोती है, बहुत चीज कहने का मतलब है कि आदमी, सामान, जानवर, बहुत कुछ ढोती है। इसके साथ साथ रेलवे से यदि कोई कूड़ा करकट भी बुक कर दे तो उसे भी ढोएगी, क्योंकि रेलवे एक वाहक है, ट्रांसपोर्टर है, उसको जो भी सामान दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए ढोएगी। तो ऑफेंसिव गुड्स ऐसे आइटम्स को कहेंगे जो देखने में खराब लगते हों, बदबूदार हों, हानिकारक हों, ऐसे आइटम्स को हम लोग ऑफेंसिव गुड्स कहेंगे। और बस एक लाइन का केवल परिभाषा है, आप लोगों का चूंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हो सकता है पूछ दे ऑफेंसिव गुड्स क्या है। तो सूखा खून, कूड़ा करकट, मवेशियों का खाल, मुर्दा, इस तरह के आइटम्स को हम लोग ऑफेंसिव गुड्स कहेंगे। अब आगे चलते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड पे। इंडेमनिटी बॉन्ड आप लोगों का भी सुना होगा, हो सकता है कभी जरूरत भी पड़ी हो। यदि रेलवे के द्वारा कोई सामान बुक किया जाता है और उस सामान का रसीद गुम हो जाए, कंसाइनर नहीं दे पाए, रेलवे रसीद नहीं मिल पाए, तो उस सामान को रेलवे रख तो नहीं लेगी, कंसाइनी को हर हाल में डिलीवरी देना है। डिलीवरी देने के पहले
कंसाइनी से या कंसाइनर से एक तरह का बॉन्ड बनवाया जाता है, ताकि यदि गलत आदमी को वो आइटम हैंड ओवर कर दिया जाता है, एक तरह से कहिए वो गारंटी बॉन्ड हो गया, इंडेमनिटी बॉन्ड। यदि गलत आदमी, ये साबित हो जाता है कि ऐसे आदमी को सामान हैंड ओवर कर दिया गया जो उसका इंटाइटल नहीं था, तो सामान रिसीव करने वाला आदमी इसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सके, और इस जवाबदेही के को आरोपित करने के लिए ही हम लोग इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड की परिभाषा यह है कि इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत ये एक करार है, एग्रीमेंट है। इंडेमनिटी बॉन्ड इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत एक तरह का करार है कि यदि ऐसे व्यक्ति को माल डिलीवर कर दिया जाता है जो उसके लिए इंटाइटल नहीं था, तो रेलवे के विरुद्ध जो जवाबदेही या जुर्माना कोर्ट के द्वारा या आर्बिट्रेशन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, डिलीवरी लेने वाला व्यक्ति या फर्म उसकी भरपाई करेगा। ये एक तरह का एग्रीमेंट है इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत, इंडेमनिटी बॉन्ड। इसका यूज हम लोग तभी करते हैं जब रेलवे रसीद गुम हो जाती है, नहीं मिल पाता है, कोई प्रूफ सामान पाने वाला नहीं दे पाता है, वैसे केसेस में इंडेमनिटी बॉन्ड करवाते हैं। अब अभी नया तो नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 साल के तहत 4-5 साल के अंदर रेलवे में एक सिस्टम लागू किया गया है, ई पेमेंट। ई पेमेंट एक्चुअली 3 पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट करने के बाद में ये फैसिलिटी दी जाती है। बड़ी बड़ी फर्म्स को, मैंने जहां सामान बुक किया जाता है वहीं पर आरआर इशू कर दिया जाता है और उसके लिए नगद पैसा नहीं लिया जाता है। इसमें ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट किया जाता है। ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट में 3 पार्टी होंगे। एक पार्टी तो माल बुक करने वाला कंसाइनर या फर्म, जो भी कह लीजिए, कंसाइनर वर्ड ही यूज करेंगे। कंसाइनर कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, फर्म हो सकता है। पहला पार्टी कंसाइनर होगा, दूसरा पार्टी रेलवे होती है और तीसरा पार्टी बैंक होता है। ये फैसिलिटी गिने चुने कंपनीज को, बड़े बड़े फर्म को दिया जाता है ई पेमेंट के द्वारा, ई पेमेंट सिस्टम के द्वारा पेमेंट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के द्वारा फ्रेट का भुगतान किया जाता है। इसमें बैंक में एक पूलिंग अकाउंट खोला जाता है। जैसे ही सामान जिस पॉइंट पर साइडिंग हो या स्टेशन जहां से भी बुक किया जा रहा है, ऑनलाइन सामान का डिटेल भरा जाता है। जितना फ्रेट बनता है उस पूलिंग अकाउंट से बैंक के द्वारा पैसा रेलवे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसमें ट्रीपार्टाइट 3 स्तरीय एग्रीमेंट किया जाता है। और वहीं पर जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होने की सूचना मिलती है, रेलवे साइट पर आरआर इशू कर दिया जाता है, रेलवे रसीद जारी कर दिया जाता है। ई पेमेंट पर हालांकि ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन अपेंडिक्स 2 लेवल में
ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि ई पेमेंट क्या है। ई पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो बड़े बड़े फर्म्स को सुविधा दी जाती है। इसके तहत ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट किया जाता है। एक पार्टी कंसाइनर होता है, दूसरा रेलवे और तीसरा बैंक। और इस तरह का ट्रैफिक जो बुक किया जाता है, यानी माल जो बुक किया जाता है, उसको हम लोग पेड ट्रैफिक मानते हैं। एक्चुअली पेड और टू पे ये दो वर्ड आप लोग जान लेंगे। पेड का मतलब है कि जिसका ऑलरेडी पैसा रेलवे पा गई है, वो पेड ट्रैफिक है। जिसका है कि जो उधार बुक किया गया, पहुंचने के बाद में मिलेगा, उसको टू पे ट्रैफिक कहेंगे। रेलवे अब केवल पेड ट्रैफिक ही बुक करना चाह रही है, टू पे ट्रैफिक पर को हतोत्साहित करती है। इसके लिए अलग से सरचार्ज लगाती है और वो सरचार्ज से बचने के लिए पार्टी भी कोशिश करती है कि हम ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट करके बैंक के थ्रू पेमेंट करें। और ई पेमेंट सिस्टम के द्वारा रेलवे को एक तो जल्दी और सही सही किराया मिल जाता है, सस्पेंस अकाउंट की बहुत ज़रूरत नहीं रह जाती है, टोटल पेड ट्रैफिक होता है। ई पेमेंट से रिलेटेड आप लोग वैसे इसको बुक्स वगैरह में भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, एक सिस्टम है CNCC सिस्टम, CNCC, क्रेडिट नोट कम चेक सिस्टम, CNCC। एक्चुअली बड़े बड़े फर्म को ये सुविधा दिए हुए है रेलवे। अब धीरे धीरे ये घटते जा रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आपको तो लिखना पड़ेगा। भले ही इसको बहुत जगह अब ये प्रचलन में नहीं है, या रेलवे भी कोशिश कर रही है कि इसको कम से कम करें, लेकिन चूंकि एक सिस्टम है CNCC सिस्टम, इसमें ये एक तरह का फॉरवर्डिंग नोट होता है। अब बात आएगी फॉरवर्डिंग नोट क्या होता है। फॉरवर्डिंग नोट, जब कोई कंसाइनर माल बुक करने के लिए बुकिंग पॉइंट पर लेकर के आता है तो एक तरह का फॉर्म भरता है कंसाइनर, जिसमें कौन सा माल है, कहाँ से कहाँ तक बुक करना है, किस रास्ते से बुक करना है, ये सारा डिटेल देता है। भेजने वाला कौन है और आने वाला कौन है, ये सारा डिटेल फॉरवर्डिंग नोट दिया जाता है। तो CNCC सिस्टम में फॉरवर्डिंग नोट के साथ साथ निचला पोर्शन या कहिए अलग से एक चेक भी अटैच किया जाता है। क्रेडिट नोट कम चेक, यानी फॉरवर्डिंग नोट दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट में आइटम्स का डिटेल रहता है, कंसाइनर, कंसाइनी, फ्रॉम, टू और वाया, कम से कम इतना डिटेल ऊपर के पोर्शन में होता है। और उससे संबंधित जो फ्रेट बनता है उसके लिए एक चेक लगा हुआ रहता है। इस सिस्टम को हम लोग CNCC सिस्टम कहते हैं। प्रचलन में बहुत कम है, हो सकता है कि इंडियन रेलवे में कहीं अभी चल रहा हो। अब हम लोग बात करेंगे वेट ओनली सिस्टम को। वेट ओनली, पहले इसका पूरा नाम था वेट ओनली कोल सिस्टम, और ये दो रेलवे में लागू था। दो रेलवे, अब मैंने पुरानी रेलवे में दो रेलवे में ये चल रहा था, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे में। लेकिन चूंकि ईस्टर्न रेलवे से धनबाद डिवीजन कट करके अब इसी रेलवे का पार्ट है, शुरुआत में कुछ दिनों तक चला है वेट ओनली कोल सिस्टम। अब लगभग बंद हो चुका है, लेकिन वेट ओनली सिस्टम प्रचलन में कहीं कहीं है।
वेट ओनली सिस्टम में क्या है कि केवल वजन के आधार पर बुकिंग किया जाता है। विशेष करके ये कोयले के मामले में यूज होता था। आजकल कोयले के मामले में ई पेमेंट सिस्टम लागू हो जाने के बाद में इसका प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है या हो गया है। इसमें केवल वजन की गणना की जाती थी और जहां से सामान बुक किया जाता था वहां सिर्फ वजन लिख दिया जाता था। वजन के आधार पर फ्रेट कितना बनता है इसका कैलकुलेशन अकाउंट्स ऑफिस करता था और कैरेज बिल बना करके, ढुलाई बिल बना करके संबंधित फर्म से उसका वसूली करता था। वेट ओनली सिस्टम में पोस्टल डिपार्टमेंट में भी कहीं कहीं है कि जैसे पार्सल वगैरह की जो बुकिंग होती है आइटम वाइज नहीं होकर के वजन के आधार पर बुक कर दिया जाता है। कुल मिलाकर के ये मानिए कि जो भी कंसाइनमेंट केवल वजन के आधार पर, उसके अंदर क्या भरा हुआ है इससे हमें नहीं मतलब है, वजन के आधार पर बुक किया जा रहा है, उसको वेट ओनली सिस्टम कहेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है वैगन टर्न अराउंड, ट्रैफिक से रिलेटेड है। तो इसकी दो तरह की परिभाषा मिलती है, लेकिन आप लोगों के लिए जो परिभाषा आसान है, जैसे अपेंडिक्स 3 या आप कोड में पढ़ेंगे तो वैगन टर्न अराउंड की परिभाषा कुछ अलग मिलेगी। लेकिन जो प्रचलित परिभाषा है, जनरल सिंपल वे में कहेंगे कि कोई वैगन कहीं से लोड होकर के चलता है और फिर लोडिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब फिर लोडिंग के लिए दो जगह पर तैयार हो सकता है। यदि ए स्टेशन से चला, बी स्टेशन पर पहुंचा, हो सकता है कि बी स्टेशन पर खाली होने के बाद में फिर वहां लोड हो जाए, या फिर वहां से खाली आए ए स्टेशन पर और फिर यहां से लोड हो। यानी वैगन टर्न राउंड, एक बार वैगन लोड होकर के चला और फिर दोबारा लोडिंग के लिए जब तक तैयार होता है, इस बीच के पीरियड को हम लोग वैगन टर्न राउंड कहेंगे। जो भी समय बीच में लगता है उसको वैगन टर्न राउंड कहेंगे। ये जितना कम होगा, यानी समय जो लगने वाला है वैगन को तैयार होने में जितना कम होगा, रेलवे के लिए फायदेमंद होगा। वैगन टर्न राउंड, कोई भी वैगन किसी स्टेशन से या किसी पॉइंट से, लोडिंग पॉइंट से लोड होकर के अपने गंतव्य को जाता है, डेस्टिनेशन को जाता है और फिर पुनः लोडिंग के लिए जब तैयार हो जाता है, इस बीच के पीरियड को हम लोग वैगन टर्न राउंड कहेंगे। ये जितना कम होगा रेलवे के लिए फायदेमंद है। दो टर्म है, पब्लिक टैरिफ और रेड टैरिफ। सामान्य दर सूची और लाल दर सूची। जनरल पब्लिक के लिए और जनरल गुड्स या आइटम्स इसलिए कह रहे हैं कि पार्सल के लिए भी यूज हो सकता है। जनरल आइटम्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो IRCA टैरिफ में जो रेट सुझाया गया है, दिया गया है, उसको हम लोग पब्लिक टैरिफ कहेंगे। ये पैसेंजर और गुड्स दोनों पे ही लागू होगा पब्लिक टैरिफ। इसके अलावा रेड टैरिफ, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है, पब्लिक टैरिफ और रेड टैरिफ। तो रेड टैरिफ जनरली खतरनाक और विस्फोटक आइटम्स जनरली लीगली
सेना के लिए बुक किया जाता है। तो विस्फोटक आइटम्स हो या खतरनाक माल की बुकिंग के लिए जो टैरिफ लगाया जाता है, जो दर सूची लगाया जाता है, उसको रेट टैरिफ कहेंगे। और सामान्य सामान के लिए, सामान्य लोगों के लिए जो दर सूची लगाई जाती है, उसको पब्लिक टैरिफ कहेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रैफिक अकाउंट से हट करके, क्योंकि समय कम रह गया है, एक दो आइटम जो मेरे समझ से इम्पोर्टेंट लग रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ट्रैफिक अकाउंट से हट करके ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। इसमें दो टर्म है, GTKM और NTKM, ग्रॉस टन किलोमीटर और नेट टन किलोमीटर। काफी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। तो इसकी परिभाषा तो वैसे आप लोग किताब में देखेंगे ही, लेकिन ये बता दें कि GTKM, सबसे पहला सेंटेंस आप लोग लिखेंगे कि GTKM कार्य माप की इकाई है। दोनों में, GTKM और NTKM में अंतर यह है कि माल यातायात की माप की इकाई है NTKM, नेट टन किलोमीटर, और कार्य माप की इकाई GTKM है। और GTKM क्या है कि माल के वजन के साथ वाहन का भी यदि वजन शामिल कर दिया जाता है, ऐसे वजन को, 1 टन वजन को 1 किलोमीटर तक खींचने में जो ट्रैक्शन लगता है या जो दूरी तय की गई है, उसको हम लोग GTKM कहेंगे। यानी रोलिंग स्टॉक का वजन भी जोड़ लिया जाए और माल का भी वजन यदि जोड़ लिया जाए, तो इस ऐसे वजन को, 1 टन वजन को 1 किलोमीटर तक खींचने के लिए चली गई दूरी को हम लोग GTKM कहेंगे। GTKM दो तरह का हो जाएगा, एक होगा एक्सक्लूडिंग इंजन वेट और दूसरा इंक्लूडिंग इंजन वेट। एक्सक्लूडिंग माने इंजन के वजन को यदि शामिल कर लेते हैं तभी उसको हम लोग GTKM ही कहेंगे, या केवल डब्बे का वजन और साथ में माल का वजन दोनों को शामिल कर लेते हैं, ऐसे 1 टन माल को 1 किलोमीटर तक खींचने की, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने को हम लोग GTKM कहेंगे। NTKM, ये बार बार पूछा जाता है GTKM और NTKM में डिफरेंस। तो पहली बात यह है कि GTKM कार्य माप की इकाई है, NTKM माल यातायात के माप की इकाई है। NTKM माल का वजन, जिसमें पैकिंग का वजन तो शामिल है, लेकिन डब्बे का, जिस डब्बे में वैगन में रखा गया है उसका टेयर नहीं जोड़ा गया है। टेयर कहने का मतलब कि जो भी माल डब्बा है उसका वजन, आप लोग ट्रेन के डब्बे पर लिखा हुआ देखेंगे टेयर, TARE, उस डब्बे का वजन जितना होगा उसको शामिल यदि कर लेते हैं तो GTKM में आएगा। यदि डब्बे का वजन माइनस कर देते हैं, केवल माल का वजन रहता है, माल के वजन के साथ साथ पैकिंग का वजन रहेगा, तो इसको NTKM कहेंगे। GTKM और NTKM के बारे में आप लोग डिफरेंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, संभावना है कि शायद परीक्षा में आ जाए। अब एक टर्म है नेट अर्निंग। नेट अर्निंग एक्चुअली ग्रॉस अर्निंग और वर्किंग एक्सपेंसेस का डिफरेंस है।
रेलवे को फायदेमंद रहने के लिए हर हाल में इसका ग्रॉस अर्निंग अधिक होना चाहिए वर्किंग एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में। ये हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस, और उसको हम लोग नेट अर्निंग कहते हैं। यानी ग्रॉस अर्निंग और वर्किंग एक्सपेंसेस के डिफरेंस को नेट अर्निंग कहेंगे। अब ग्रॉस अर्निंग क्या है? किसी भी लेखा अवधि में, लेखा अवधि जनरली रेलवे के लिए महीना होता है, एक महीने में हर तरह की आमदनी जिसका वसूली हुआ हो या न हुआ हो उसको हम लोग ग्रॉस अर्निंग कहेंगे। पिछले क्लास में हम ग्रॉस रिसिप्ट की बात किए थे। तो ग्रॉस रिसिप्ट, इसी ग्रॉस अर्निंग में से सस्पेंस को प्लस या माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस रिसिप्ट हो जाता है। यानी 3 टर्म हो गए, ग्रॉस अर्निंग, ग्रॉस रिसिप्ट और नेट अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग वो है जो पूरे महीने के दौरान उत्पन्न हुआ, चाहे उसकी वसूली हुई या ना हुई, ग्रॉस अर्निंग हो गया। सस्पेंस को यदि माइनस कर दिए ग्रॉस अर्निंग में से तो ग्रॉस रिसिप्ट हो गया। अब ग्रॉस अर्निंग और वर्किंग एक्सपेंसेस, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग नेट अर्निंग कहेंगे। एक और टर्म है कैपिटल एट चार्ज और कैपिटल आउटले। कैपिटल एट चार्ज अक्सर यूज होता है अकाउंट में, और कैपिटल आउटले भी जनरल अकाउंट्स में यूज किया जाता है। छोटा सा परिभाषा है कि कैपिटल एट चार्ज, कैपिटल एसेट्स, जो भी हमारे कंक्रीट एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स हैं, परिसंपत्ति है, उनका बुक वैल्यू का योग है। जितना में खरीदा गया था उनका बुक वैल्यू को हम लोग कैपिटल एट चार्ज कहेंगे। और दूसरा है कैपिटल आउटले। दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि कैपिटल एट चार्ज और कैपिटल आउटले में डिफरेंस बताएं। कैपिटल एट चार्ज बुक वैल्यू है कैपिटल एसेट्स का, जबकि कैपिटल आउटले एक विशेष अवधि के दौरान, ये अवधि 1 साल हो सकता है, इसके दौरान कंक्रीट एसेट्स को एक्वायर करने में जो खर्चा लगता है, यानी कैपिटल एसेट्स को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको हम लोग कैपिटल आउटले कहेंगे। कैपिटल एट चार्ज बुक वैल्यू है कैपिटल एसेट्स का, और कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करने में जो खर्चा लगा उसको कैपिटल आउटले कहेंगे। अब मेरे समझ से समय भी हो गया है, और ट्रैफिक से संबंधित जो जिसे हम इम्पोर्टेंट समझ रहे थे, लगभग सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया। हमें लगता है कि इतना से आप लोगों का काम चल जाना चाहिए। इसके अलावा भी आप लोग तैयार करते रहे, एग्जाम तो बहुत ही करीब है। और इसमें उस दिन छूट गया था ना, ट्रैफिक अकाउंट में आवाज क्लियर नहीं आई, नहीं समझ पाया। कह रहे हैं कि ट्रैफिक अकाउंट में जैसे 3 पार्ट हम लोग कर लिया, स्टेशन बकाया, लेखा कार्य बकाया, मार्गदर्शन हो गया, एक पार्ट विविध छूट गया था। नहीं तो अब जैसे ट्रैफिक अकाउंट, ट्रैफिक सस्पेंस की बात करें तो उसमें एओबी तो बता दिए थे, सीट, हाँ सीट आज चर्चा में आ ही गया। मिसलेनियस है, और एक आइटम और है डिमांड्स रिकवरेबल, जिसको आप लोग पढ़ेंगे जनरल अकाउंट्स में, बुक्स बजट में आप लोग पढ़ सकते हैं, एक्सपेंडिचर में पढ़ सकते हैं डिमांड्स रिकवरेबल।
वो भी, हालांकि वो ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में मेंटेन नहीं किया जाता है। डिमांड्स रिकवरेबल जनरली डिवीजन में मेंटेन किया जाता है और इसका रिपोर्ट एक्सपेंडिचर सेक्शन को दिया जाता है। लेकिन ये ट्रैफिक सस्पेंस का पार्ट है, ये माने एक तरह से एक्सेप्शन समझ लीजिए, जो ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में नहीं मेंटेन किया जाता है लेकिन ट्रैफिक सस्पेंस का एक पार्ट है डिमांड्स रिकवरेबल। सर ये डिमांड रिकवरेबल और बिल्स रिकवरेबल दोनों एक ही है? नहीं, दोनों में हल्का फुल्का अंतर है। इसके बारे में आप लोग बुक्स बजट जो पढ़ाएंगे, कल राकेश जी पढ़ाने आए थे, शायद आप लोग क्लास किए होंगे, राकेश रंजन लाल। यस सर। यदि आप लोगों को नाम नहीं ध्यान हो, क्योंकि हमारे बड़े ही क्लोज फ्रेंड हैं, हम लोग शुरू से साथ में रहे हैं और बहुत अच्छे जानकार हैं। हम तो माने एक सलाह, ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को माने अपनी तरफ से एक सलाह देंगे कि बुक्स बजट आप लोग एक आध क्लास राकेश रंजन लाल से जरूर कर लें। बहुत अच्छी 3 क्लास है जी। राकेश रंजन सर का 3 क्लास है, एक क्लास कल वो लिए हैं, 2 क्लास और लेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल 3 क्लास। हाँ, तो हम सब लोगों को बोले भी हैं कि राकेश रंजन लाल सर का और दिनेश सर का, इन दोनों का क्लास कभी मिस मत करिएगा। आप मिस करिएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग घाटे में रहिएगा, एक आध सवाल कम ही बनेगा। 2 आदमी आपके बिल्कुल नींव है ज्ञान के। नहीं, सही बात है। राकेश रंजन लाल को रेकमेंड हम भी करेंगे, उनका क्लास दिलवा दीजिए, कैंडिडेट्स को बहुत फायदा होगा। और हमारे तो खैर बहुत ही क्लोज हैं राकेश जी, और हम ये कहेंगे कि उनका 2-3 क्लास जरूर ये लोग कर रहे हैं। सर ये जो लिंक जो स्थापित करता है सरकारी और वाणिज्यिक में, एक कौन सा सही होगा? डिमांड रिकवरेबल होता है या बिल्स रिकवरेबल होता है? देखिए, जो भी सस्पेंस हेड, जितने भी सस्पेंस हेड हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट अकाउंट और कमर्शियल अकाउंट को लिंक करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। सस्पेंस अकाउंट जो भी है, और सस्पेंस अकाउंट का एक पहचान बता दें आपको डिजिटल फॉर्म में। यदि आप लोग काम करेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग जनरल अकाउंट्स में हो, कुछ लोग ना भी हो, या पाला पड़ा हो या ना पड़ा हो। जितने भी सस्पेंस अकाउंट होंगे, वो चाहे कोई भी, रेलवे के नया एलोकेशन सिस्टम जो 1979 से लागू किया गया, तब से लेकर अभी तक डिजिटल फॉर्म में जितने भी सस्पेंस अकाउंट होंगे, उनका एलोकेशन हर हाल में 0-0 से स्टार्ट होगा। जैसे आप लोग डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में यदि पढ़ रहे होंगे, तो 3 नंबर डिमांड को हम लोग जनरली 03 लिखते हैं, 04 लिखते हैं, 05 लिखते हैं। उसी तरह जैसे हम लोगों की सैलरी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सैलरी 03 212 या 213 में जाती है, तो यहाँ 03 जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ दोनों ही डिजिट यदि 00 है, तो आप आंख बंद करके मान लीजिए कि ये सस्पेंस अकाउंट है। अब रही बात कि आप लोगों को कुछ ही सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़ना है। जैसे हम बताए ट्रैफिक अकाउंट सस्पेंस के बारे में, इसका एलोकेशन आप लोगों को बता दें कि 00 100 201 होता है, यानी ये भी 00 से स्टार्ट होता है। जितने भी सस्पेंस देखेंगे, इवन आप ट्रांसफर रेलवे देखेंगे, वो भी सस्पेंस अकाउंट ही है। ट्रांसफर डिवीजन देखेंगे, वो भी सस्पेंस अकाउंट है। अब इसके अलावा, इस 00 के अलावा कौन कौन से सस्पेंस अकाउंट हैं, तो 12 नंबर डिमांड में 12N जो आप पढ़ेंगे, वो सस्पेंस अकाउंट है जिसमें मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यू आ जाता है। माने 12N जो होगा वो सस्पेंस अकाउंट है। आप लोगों को जैसे कमर्शियल और गवर्नमेंट अकाउंटिंग के ब्रिज के तौर पर
आप ट्रैफिक अकाउंट को ले सकते हैं, डिमांड्स पेएबल को ले सकते हैं, डिमांड्स रिकवरेबल को ले सकते हैं, बिल्स रिकवरेबल को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 00 से स्टार्ट हो रहे हैं और सारे सस्पेंस हेड हैं। जितने भी सस्पेंस हेड हैं, सस्पेंस हेड इसीलिए बनाए गए हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कमर्शियल अकाउंटिंग को हम जोड़ सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से तैयारी करिए। मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ।